2 दिन बीत गए। रोहन ने खुद को कोलाबा फ्लैट में बंद कर लिया था। उसने न तो किसी से बात की और न ही कोई फोन उठाया। वो सिर्फ अपने पिता की डायरी पढ़ता रहा, हर शब्द को याद करता रहा, हर पन्ने को समझता रहा। डायरी के किनारे फटे हुए थे और कुछ पन्ने गीले होने से सूख गए थे, मगर हर लफ्ज साफ था। हर शब्द उसके पिता के दिल की आवाज थी। डायरी के एक पन्ने पर विक्रम ने लिखा था, आज देवराज ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि मैं उसे कंपनी में रहने दूं और वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने कहा, नहीं, तूने गलत किया है और इसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए। उसने गुस्से से कहा, तुझे पछताना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, मैं वही कर रहा हूं जो सही है। मेरा बेटा रोहन मुझे देख रहा है। मैं उसे कैसे सिखा सकता हूं कि झूठ के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर मैं खुद देवराज के सामने झुक गया। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी बंद की और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पिता की आवाज, भले ही उसने कभी सुनी न हो, डायरी के हर शब्द में गूंज रही थी। वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर धूप खिली हुई थी। मुंबई का आसमान साफ था और दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे। मगर उसके दिल में अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ देवराज के सलाखों के पीछे जाने पर ही खत्म हो सकता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। रोहन चौंका। उसे लगा शायद प्रिया वापस आ गई है। मगर दरवाजा खोला तो सामने भटनागर खड़े थे। उनके हाथों में एक बड़ी फाइल थी और उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही थी। रोहन ने उन्हें अंदर बुलाया और कुर्सी दी। भटनागर बैठ गए और फाइल टेबल पर रखी। उन्होंने अपना चश्मा साफ किया और फिर रोहन की तरफ देखा। रोहन, मैंने शास्त्री जी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। वो पुणे के पास एक छोटे से गांव में हैं। वहां कोई उन्हें नहीं ढूंढेगा। उनकी सेहत अब ठीक है और वो होश में भी आ गए हैं। रोहन ने इतने दिनों बाद पहली बार सच्ची राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया सर, मैं आपका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। भटनागर ने सिर हिलाया और फाइल खोल दी। उसके अंदर बहुत सारे कागज थे, कुछ पुराने पीले पड़े हुए, कुछ नए ताज़ा प्रिंट किए हुए। ये तो बस शुरुआत है रोहन, असली जंग अब शुरू होगी। भटनागर ने फाइल में से कुछ कागज निकाले और टेबल पर फैला दिए। मैंने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। मैंने देवराज राठौड़ के खिलाफ हत्या, साजिश, सबूत छुपाने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। डॉ वर्धन की गवाही भी फाइल की गई है, जूरी के सामने पेश करने के लिए तैयार। तुम्हारे पिता की डायरी को भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। मैंने उसे फॉरेंसिक वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने केस रजिस्टर कर लिया है। रोहन ने कागजों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये वही कागज थे जिनका उसने 20 साल से इंतजार किया था। वो कागज जो उसके पिता को इंसाफ दिलाएंगे। कोर्ट की तारीख कब है सर? भटनागर ने गहरी सांस ली और रोहन की आंखों में सीधे देखा। 2 हफ्ते बाद, 15 तारीख को मॉर्निंग सेशन में। रोहन ने तारीख को अपने दिमाग में रखा। 15 तारीख, 15 दिन। वो 15 दिन जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। वो 15 दिन जो उसके पिता को इंसाफ दिलाएंगे या उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देंगे। भटनागर ने उसे गौर से देखा। उन्होंने रोहन के चेहरे पर कोई डर नहीं देखा, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था और एक गहरी शांति। रोहन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। देवराज के बहुत बड़े और मशहूर वकील हैं, मिस्टर कपूर। उनका नाम तुमने सुना होगा। वो इस केस को पलटने की पूरी कोशिश करेंगे। वो डॉ वर्धन की गवाही को चुनौती देंगे। वो कहेंगे कि 20 साल पुरानी यादें भरोसे लायक नहीं होती, खासकर एक बूढ़े आदमी की। वो तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाएंगे। वो कहेंगे कि तुमने अपना नाम बदला, झूठी पहचान बनाई और ये सब तुम्हारी साजिश का हिस्सा है। रोहन ने चुपचाप सुना और फिर शांत आवाज में कहा, मैं तैयार हूं सर। मुझे कोर्ट में खड़े होने से कोई डर नहीं है। मेरे पास सच है और सच हमेशा जीतता है। देवराज के लाख वकील हों, मगर वो सच को नहीं बदल सकते। भटनागर मुस्कुराए। उन्हें रोहन में विक्रम की झलक दिखी। वही आंखें, वही जिद, वही अडिगता। मैं तुम्हारे साथ हूं रोहन, हम ये केस जीतेंगे, मैं वादा करता हूं। भटनागर के जाने के बाद रोहन अकेला रह गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की आवाज और दूर से आती गाड़ियों की आवाज।
उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और उसे बहुत देर तक देखता रहा। पापा, अब बस 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम कौन थे और देवराज कौन है। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, एक अनजान नंबर, वही नंबर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने फोन उठाया। उसका दिल धड़क रहा था। हेलो रोहन, मैं देवराज बोल रहा हूं। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर धड़कने लगा, तेज मगर नियंत्रित। रोहन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। देवराज ने बात जारी रखी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मगर शांति के पीछे एक खतरा छिपा था। मुझे पता है रोहन, तुमने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है। भटनागर ने मुझे बता दिया, मगर ये मत सोचना कि इतनी आसानी से मैं हार जाऊंगा। मैंने तुम्हारे पिता को मारा और मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। याद रखना, मैंने ये पहले भी किया है और मैं फिर से कर सकता हूं। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को शांत रखा। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक आग जल रही हो, मगर उसने उसे बुझाए रखा। तुम मुझे मार सकते हो देवराज, मगर तुम सच को नहीं मार सकते, और सच ये है कि तुम एक हत्यारे हो, एक कायर हत्यारे जिसने अपने ही भाई की जान ली। तुम लाख कोशिश करो, मगर इस सच को कोई नहीं मिटा सकता। देवराज ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसकी आवाज में एक गुर्राहट थी। तुम बहुत बहादुर हो रोहन, बहुत बहादुर, मगर बहादुरी की भी एक सीमा होती है और तुम उस सीमा को पार कर चुके हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, ये केस वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, तुम्हारा और तुम्हारे करीबियों का। रोहन ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं केस वापस नहीं ले रहा। तुम धमकी दे सकते हो, मुझे मार सकते हो, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने पिता के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। उसने फोन रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला। वो खिड़की के पास गया और गहरी सांस ली। बाहर हवा तेज चल रही थी और बादल छाए हुए थे। वो जानता था कि देवराज कुछ भी कर सकता है, मगर वो पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने पिता की तस्वीर को छुआ और मुस्कुराया, एक मुस्कान जो ताकत दे रही थी। फिर उसने प्रिया को फोन लगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार घंटी बजी, मगर उसने नहीं उठाया। रोहन ने एक मैसेज भेजा, प्रिया, मुझे तेरी जरूरत है। कोर्ट की तारीख तय हो गई है, 15 दिन बाद। कुछ देर बाद जवाब आया, बस 3 शब्द, मैं आ रही हूं। वो शाम को फ्लैट पर आई। उसने आज एक आसमानी नीला सूट पहना था, साफ सुथरा और सादा, मगर उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो रोहन के पास आई और कुर्सी पर बैठ गई, धीरे धीरे, जैसे उसके शरीर में कोई ताकत न हो। उसने न तो गले लगाया और न ही हाथ पकड़ा, बस बैठ गई और रोहन की तरफ देखा। रोहन ने पहले बात की, प्रिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने वो किया जो सही था। मैंने आन्या को सच बताया, क्योंकि उसे सच जानने का हक था, और मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है, क्योंकि ये भी सच है। प्रिया ने अपना सिर उठाया और रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसमें एक अलग ही ताकत थी। मैं जानती हूं तूने सही किया रोहन, मैं समझ सकती हूं। अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती, मगर मैं तुझे उसके साथ देखकर टूट गई। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं तुझसे प्यार करती हूं रोहन, बचपन से, जब से मैंने तुझे पहली बार धारावी की गलियों में देखा था। मगर तू कभी मेरा नहीं रहा, और शायद कभी होगा भी नहीं। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार प्रिया ने हाथ नहीं खींचा। उसने प्रिया की आंखों में देखा और धीरे से बोला, प्रिया, मैं अभी किसी से प्यार के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी जिंदगी में अभी सिर्फ एक ही चीज है, अपने पिता का बदला। ये मेरा एकमात्र मकसद है, मेरी एकमात्र सांस है। मगर जब ये खत्म होगा, तब मैं सोचूंगा। मैं तुझसे और आन्या से, दोनों से सच बोलूंगा। तब तक बस मेरा साथ दे। प्रिया ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रही। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर उसने अपना दूसरा हाथ रोहन के हाथ पर रखा और धीरे से कहा, मैं तेरे साथ हूं रोहन, हर कदम पर। चाहे मेरा दिल टूटा हो, चाहे मैं अंदर से बिखर रही हूं, मगर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। रोहन ने उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक ऐसे गले में जहां प्यार था, दर्द था, और एक ऐसा वादा था जो शायद कभी पूरा न हो, मगर जो उस पल में
सब कुछ था। अगले दिन रोहन ने आन्या को मैसेज किया, बस 2 शब्द, मिलना है, जरूरी है। आन्या ने तुरंत जवाब दिया, यूनिवर्सिटी के पीछे वाली बेंच पर, 4 बजे। 4 बजे रोहन वहां पहुंचा। वही जगह, वही बेंच, जहां उसने कुछ दिन पहले आन्या के सामने अपना सबसे बड़ा राज खोला था। आन्या पहले से बैठी थी। उसने एक सादी काली साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो 2 दिन से ठीक से सोई नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। रोहन उसके पास बैठ गया। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी, मगर उस चुप्पी में कोई बोझ नहीं था। फिर आन्या ने पहले बात की। मैंने अपने पिता से बात की। उन्होंने बताया कि देवराज सच में एक अच्छा आदमी नहीं है। वो कभी था ही नहीं। पापा को हमेशा विक्रम की मौत पर शक था, मगर वो कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा कि देवराज ने कई लोगों को डरा धमकाकर चुप करा दिया है। रोहन हैरान था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो तुम्हारे पिता, अमित अंकल, सब जानते थे? आन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी हैरानी थी। हाँ, मगर वो कुछ नहीं कर सके। देवराज बहुत ताकतवर है रोहन। उसके पास पैसा है, ताकत है और नेटवर्क है। मेरे पिता भी उससे डरते हैं, सब डरते हैं। तू अकेला है जो उससे नहीं डरता। रोहन ने आन्या का हाथ पकड़ा, कोमलता से, जैसे वो किसी नाजुक चीज को छू रहा हो। इस बार आन्या ने हाथ नहीं खींचा। आन्या, मैं कोर्ट जा रहा हूं 15 दिन बाद। मैं अपने पिता के लिए इंसाफ मांगने जा रहा हूं। देवराज के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और अब पीछे हटना संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ हो, सिर्फ एक दोस्त की तरह। मुझे तेरे साथ की जरूरत है। आन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था, कोई धोखा नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी और एक गहरी विनती। मैं तेरे साथ हूं रोहन, मैं सच के साथ हूं, भले ही मेरा दिल टूटा हो। रोहन ने उसे गले लगा लिया, एक ऐसा गला जिसमें लाखों शब्द थे मगर कोई बोला नहीं जा रहा था। आन्या ने भी उसे अपने बाहों में भर लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उस शाम रोहन फ्लैट लौटा तो देखा प्रिया और आन्या दोनों वहां बैठी थीं, एक दूसरे के सामने, चाय के 2 कप टेबल पर। पहले तो रोहन चौंका। उसे लगा शायद कोई झगड़ा हो रहा है, मगर फिर उसने देखा कि दोनों शांति से बैठी हैं। उनकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। प्रिया ने कहा, मैंने आन्या को बुलाया। उसने मुझे समझाया कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। हमने बात की, बहुत सी बातें की, और हमने फैसला किया हम तीनों को एक साथ लड़ना होगा, अलग अलग नहीं बल्कि एक टीम की तरह। आन्या ने प्रिया का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। हाँ, हम साथ हैं रोहन, तू अकेला नहीं है। रोहन को लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने अपने पिता की डायरी निकाली और टेबल के बीच में रख दी। ये हमारी ताकत है, मेरे पिता की यादें, उनका सच, उनकी डायरी, और 15 दिन बाद हम इस ताकत को कोर्ट में पेश करेंगे। हम देवराज को सलाखों के पीछे डालेंगे, एक साथ। उस रात तीनों टेबल के चारों तरफ बैठे, एक साथ, एक मिशन के साथ। डायरी के पन्ने पलटे गए, भटनागर के कागज पढ़े गए और कोर्ट के लिए रणनीति बनाई गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी और मुंबई की रोशनियां जल रही थीं। रोहन ने अपने पिता की तस्वीर को अपने हाथों में लिया और उसे देखा। तस्वीर में विक्रम मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो कह रहे हों, शाबाश बेटा। पापा, मैं वादा करता हूं 15 दिन बाद इंसाफ होगा, आपको न्याय मिलेगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। रोहन ने तस्वीर को अपने दिल के पास रखा और आंखें बंद कर लीं। उसके दोनों तरफ प्रिया और आन्या बैठी थीं, 2 औरतें जो उससे प्यार करती थीं और जो उसके साथ खड़ी थीं। वो जानता था कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। देवराज ने कोर्ट के बाहर भी उसे खत्म करने की कोशिशें जारी रखी हुई थीं, मगर उसे कोई डर नहीं था। उसके पास सच था, उसके पास ताकत थी और उसके पास वो लोग थे जो उससे प्यार करते थे। और यही सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसे देवराज जैसा आदमी कभी नहीं समझ सकता था।